नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात में हम कुछ ऐसी विशेष हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनकी विशेषताएं सिर्फ उनकी नहीं हैं। वे जो भी सीखते हैं, जहाँ से भी उन्होंने इन विशेषताओं को ग्रहण किया है, वो दूसरों को बांटते चलते हैं। संसार के सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसी भावनाएं इन विशेष व्यक्तियों में होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी एक ऐसे ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ श्री गोपाल जी जुड़े हैं। गोपाल जी पेशे से तो एक डायमंड मर्चेंट रहे, फिर उस फलते फूलते व्यापार को छोड़कर गौ आधारित कृषि, गौ आधारित औषधि, गुरुकुल, ऐसे भारत की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने शोध किया। उस शोध के जरिए कृषि को फिर से कैसे नॉन टॉक्सिक बनाया जा सके, हानिकारक केमिकल से मुक्त किया जा सके, गौवंशों की रक्षा कैसे हो सकती है, वापस कृषि को उसका खोया हुआ सम्मान कैसे मिल सकता है, इस विषय पर कार्य किया। और आज उनके कार्य के चलते उनके कार्य को प्रशंसा मिली है, सम्मान मिला है और साथ साथ उनके कार्य को विश्व भर में सराहा जाता है। आइए उनसे करते हैं एक मुलाकात। गोपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो आप इस कार्यक्रम में आए, इस बात की बेहद खुशी है हमें। हमारे बहुत सारे दर्शक जब किसी खास व्यक्तित्व से मुलाकात सुनते हैं तो उन्हें ये पहले से पता होता है कि इस इंसान ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, वो कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आम लोग नहीं करते या हट कर की हुई चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम उन चीज़ों के बारे में बातचीत करें, पहले मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक आपको समझ सकें। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ आपका बचपन बीता, परिवार कैसा रहा, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, जो भी चीज़ आप बताना चाहें। जी, मैं गोपाल सुतरिया, अभी अहमदाबाद निवास है। बचपन भावनगर में हुआ, फिर मुंबई चले गए थे बचपन में, और 8th स्टैंडर्ड में था तब हमारे गुरु महाराज जी हिमालय गुफा में विराजते थे गंगोत्री से ऊपर। परमहंस हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी थे, नाम उन्होंने रखा है, मेरा राशि पे से नहीं है। अच्छा। वो कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो एक शब्द पे वो मन रमता रहता था। फिर मुंबई एजुकेशन हुआ FYJC तक, फिर सोचा यही करना है, गुरुदेव जी ने जो सोचा है और वही सही है देश के लिए। तो आर्थिक व्यवस्था करनी थी, 10 साल डायमंड का बिजनेस किया मुंबई। 17 साल पहले मुंबई से छोड़ के अहमदाबाद आए कर्णावती। प्रयोग खुद करके किसी को बोल सकते थे, तो आकर के प्रयोग शुरू किए और जो अच्छा लगे उसको विकेंद्रीकरण करना, कि वो सबका अधिकार हो, लोक भोग्य भाषा में हो, सरल हो, बस वही प्रयत्न रहते हैं। तो कोई भी चीज़ को R&D करते हैं हम लोग, तो वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, प्रकृति के का प्रकृति में किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रकृति का पक्ष, तो ऐसे सभी पक्षों को अभ्यास करके फिर ठीक लगता है, फिर उसको बोलना। तो ये प्रयत्न रहते हैं हमारे, और बस हम 11 जन हैं, 4 पीढ़ी एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। और गौशाला शुरू करी, गुरुकुल शुरू किया गौ आधारित पे फार्मेसी है, गौ आधारित पे कृषि जो सबसे नींव है पूरी दुनिया की, उस पे बहुत गहराई पूर्वक अभ्यास करने का एक प्रयत्न किया, और जो अच्छी चीज़ें लगती है उसको विकेंद्रीकरण करते हैं। जीवन में एक आध्यात्मिक स्टिमुलस आपको मिला है, आपके गुरु महाराज रहे हैं, उनके कही हुई कुछ चीज़ों को आपने जीवन में तुरंत धारण कर लिया और फिर बाद में ऐसा लगा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ ये इतना आसान नहीं होता। वैसे संसार में अनेकों को ऐसे मार्गदर्शन मिलते हैं, मगर हर कोई अपने बंधनों में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहो या जिम्मेदारियाँ कहो या नीड्स कहो, उनको फुलफिल करने में लगा रहता है। तो आपके लिए इस आज्ञा का पालन करना या फिर कोई चीज़ पैशनेटली मैं कुछ हट के करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप डायमंड बिजनेस में थे 10 साल, और नेचुरली मैं समझ सकता हूँ एक हीरों के साथ जो व्यक्ति खेल रहा है उसको अगर बोल दे कि ये सब कुछ छोड़ दो और कुछ और करो, तो ऑडियंस इंटरेस्टेड होंगे कि ऐसा क्या हुआ, कैसे ये बदला। पहले तो आज के युग में सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। वो मिले, उनका प्रभाव रहा, तो हम हमेशा समझ लीजिए, हम कोई अगर कोई कैमरा है तो हमें देखता है,
ऊपर वाले का कैमरा हमारे मन में देखता है, तो हम उनको साक्षी मान के हमेशा रहने का प्रयत्न करते कि बस निमित्त बना रहे हो। और जो भी संसार के दूसरे कार्य है, चाहे वो संसार घर परिवार चलाना, समाज के प्रति का फर्ज, वो सारे फर्ज निभाते हुए गुरु महाराज जी का जो भाव है उसको भी हृदय में रखना, वो एक कंटिन्यूस एक जागृति की अवस्था में रहने के बाद होता है। तो वो स्थिति बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो बस यही स्थिति रही हमेशा कि वो साथ में ही है। रास्ते पंथ अलग अलग हो सकते हैं, पर हम जिनको मानते हैं उनको साक्षी भाव से लगा दिया, फिर दिक्कत नहीं होती है। बस उसी प्रयत्न में करते रहते भाई साहब जी। जैसे ये बात है कि आज एक स्थान तक व्यक्ति पहुंचता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस लाइफ में देखने को मिलते हैं। आज आप गौ आधारित कृषि पर गुरुकुलों में ये जो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आप लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सरप्राइज है। ये कोई सहज चीज़ नहीं लगती लोगों को। तो वो जानना चाहेंगे कि आपने इस यात्रा की शुरुआत कैसे की, कैसे गौपालन में, गौ आधारित कृषि पे, गौ आधारित औषधि पर, गुरुकुल, इस स्ट्रीम में आने के लिए क्या कारण रहा, कैसे आप इस जर्नी पर आए? मैंने पहले कहा कि गुरु जी का भाव था कि देश हजारों साल गौ आधारित श्रेष्ठ रहा और किसान उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है। तो आज के लोग उल्टा करने के पूरी दुनिया उसको कर रही है कि खेती को सबसे नीचा दिखा रही है। तो उसी को वापस सम्मान कैसे मिले, ये गुरुदेव जी का भाव था। गुरुदेव जी ईश्वर प्राप्त थे। मेरे लिए दो रास्ते थे। उन्होंने कहा था कि या उनको देखो, और एक अच्छा रास्ता है कि उन ईश्वर को जो पसंद है वो कार्य करो। तो मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान है, तो उनको प्रिय सबसे ज्यादा गौ माता, और बलराम भगवान को कृषि, जो बेज है पूरी दुनिया को सब खिलाते किसान। तो वही चीज को पकड़ के चलना था। तो बिल्कुल उनको हर रोज वंदन करके कार्य शुरू करते हैं, उनके साक्षी भाव से प्रयत्न करते हैं। और सच में इतनी सारी जो कार्य हो रही है वो मसल या मनी पावर से हो ही नहीं सकता है। बस उन्होंने निमित्त बनाया है। हम भाग्यशाली, में उतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सभी पूरी एक परंपरा हमारी जो है सनातन, वो पूरे विश्व की है, सभी हमारे बंधु हैं। तो उनके सबके पास ये अच्छी चीज सरल भाषा में कैसे जाए, अपनी अपनी मान्यता में भले माने, लेकिन अच्छी चीज एक दूसरे का मक्खन लेके आगे बढ़े और सात्विक तरीके से सबका आध्यात्मिक और सभी प्रकार के विकास हो। बस इसमें रमे रहते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, ये करने के पीछे की वजह क्या है, और लोग इस कार्य को बेहतर तरीके से समझ पाएं। बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग कोई भी चीज में गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं कि गाय और किसान को सब लोग ने अलग किया, जबकि एक दूसरे के पूरक है। वो खाली किसानी करी, गाय छोड़ दी, सफल नहीं होगा। खाली गौ माता रख ली, किसानी नहीं करी, वो भी फेल हो जाएंगे। तो हमने एक दूसरे को जो कड़ी टूटी हुई थी वापस जोड़ने का प्रयत्न किया। उसके अंदर भी साइंटिफिक अप्रोच भी साथ में रखना पड़ता है कि अध्यात्म तो हमारे हृदय में बसा ही होता है भारतीयों में लगभग, लेकिन साथ में आज का विज्ञान, और समझ लीजिए कि मनुष्य हो, वनस्पति हो, गाय माता हो, सबको बैलेंस फूड चाहिए, अवेलेबल फॉर्म में चाहिए, पाच्य चाहिए, फिर सेवा, अध्यात्म का एक पक्ष भी चाहिए उसमें। जब सभी कड़ी जुड़ती है और डीएनए, ये सभी संगम जब होता है संवर्धन से लेकर के, तब परफॉर्मेंस निकलता है। तो जैसे गाय का विषय, हमने 18 गोत्र की गाय रखी, अभी 700 गौवंश है वहां पे। मैं भावनगर का हूँ, तो वहीं से हमारे मूल वतन की जो गाय थी उसी शुरुआत करी। तो वहां पे गिर गाय में हमारे पास 18 पेडिग्री है। भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, ऐसे 18 पेडिग्री है। सभी के नंदी अलग है, किसी को बांधा नहीं जाता है। किसी का भी शोषण किए बिना जो प्रगति की वो प्रगति सच्ची, हम बिलीव करते हैं। तो गांव माता तय करती कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, हम तय नहीं करते। हमारी गौशाला में पानी उसकी मर्जी से पीती है। दोहने के समय जिसको नाम बोलते वो बाहर आ जाती है। इवन 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आता है दूध पीने के लिए। तो ईश्वरी तत्व है। 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे? आधा दूध हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते। ग्वाले को पूरा पगार देना,
धरती माता का शोषण नहीं करना, जो घास चारा उगाए थे वो भी श्रेष्ठ उगाना। फिर जो मिला वो प्रसाद है। दूध को मेन प्रोडक्ट न समझते हुए हमने उसको बाई प्रोडक्ट बनाया, गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया। कि गोबर कहाँ? तो कृषि में। क्यों गोबर कृषि में, और क्यों गौमूत्र कृषि में, और क्यों गौमूत्र औषधि में? तो उसकी रिसर्च हमने करवाए। एक आश्चर्य की बात है, हमारे पूर्वज कितने आगे रहे होंगे। हमारे भारत के सभी देशी गौवंश के गोबर में 1200 कंपाउंड्स निकले, जो किसी के भी मल में दुनिया में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं। देशी गाय के मूत्र में ही 5100 कंपाउंड्स निकले, जो किसी के भी मूत्र में नहीं है, गौमूत्र में है सिर्फ, इसलिए उसको महाऔषधि कहा होगा। आज तक दुनिया ने जितनी एलोपैथी दवाएं निकाली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरॉइड, सल्फर, सारी कुदरती स्वरूप में गौमूत्र के अंदर मैंने पाई। इवन धातु, गोल्ड के पार्टिकल, सिल्वर के पार्टिकल, जो स्वर्ण क्षार कहते, स्वर्ण भस्म कहते, वो भी कुदरती स्वरूप में नैनो फॉर्म में पाच्य स्वरूप में निकला उसके अंदर। तो यही चीज मनुष्य के लिए, यही चीज जब वनस्पति को जब दिया, वो खा करके जो पौधा पकेगा, उसके सामने 2-4 केमिकल खा के पकेगा, उसकी तुलना हो सकती है क्या कभी? तो उसके R&Ds किए और ग्रेजुअली समझ में आया नहीं। हम सोचते आज की दुनिया के सामने हमारे पूर्वज कई आगे थे, उसको वापस हमें बस आज के संदर्भ में एक लोकभोग्य स्वरूप में वापस लाने की जरूरत है और उसके सही प्रोटोकॉल्स तैयार करना, उस पर हम लगे रहे। और फिर हमने औषधि काम हो, कृषि का हो और संवर्धन हो, तीनों में R&D किया। विश्व में 3 से 4 बच्चे की एवरेज है, भारत में 5 बच्चे की। हमारे यहाँ पे 18 बच्चे देने के बाद भी कुछ गौ माता है 24 लीटर पीक पे जाती है, जो विश्व में कहीं नहीं है। ऐसी गायों के बछड़े हम गांव के लिए तैयार करते हैं। एवरेज 10 से 12 है, उसमें खुश है। कोई ब्रेकनेन है, किसी का 1.5 है, किसी का 25 है। ऐसी गायों के बछड़े हम जहाँ 100 गाय होती है वहाँ पे हम फ्री देते हैं। तो 250 सेंटर हमारे वो फ्री चलते हैं। और अभी जन्मे हुए हमारे सारे नंदी बुक्ड है, जिसका जन्म नहीं हुआ 350 एडवांस बुक है। तो ये रही गांव की बात। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत आध्यात्म की जननी है, ये देवभूमि रही है, मगर आज उस आध्यात्म को, उन मूल्यों को हम कहीं ना कहीं एक पिछड़े स्वरूप में देखते हैं कि ये आज के समय के लिए रेलेवेंट नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। आप क्या देखते हैं कि आज के वर्तमान के संदर्भ में आध्यात्मिकता का, भारतीय मूल्यों का क्या प्रादुर्भाव है? आपने बहुत ये मर्म प्रश्न है हमारे देश के लिए, क्योंकि एक गांव में जो अच्छा किसान कार्य कर रहा है, उसको शहर की चकाचौंध दिखा के, आधुनिकता के विज्ञान के नाम पे दिखा के उसको गांव छोड़वा दिया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्योंकि वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का ठीक नहीं है। एजुकेशन का मतलब मेरा सही ज्ञान के सब है। सही ज्ञान उसको समझ में आ गया तो वो ऑलरेडी स्वर्ग में है। जैसे कृषि का विषय, तो आधुनिक विज्ञान का भी हमने सहारा लिया। मैं कह सकता हूँ कि पंचगव्य का महत्व आयुर्वेद में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, कि उसका पान करने से हमारे सारे रोगों का शमन होता है, पिछले जन्म का कर्मों का भी क्षय होता है, वहां तक का वर्णन है। तो हमारे लिए करेगा, वनस्पति के लिए भी करेगा। गोबर, गौमूत्र, दूध, नहीं घी। तो हमने प्रयोग किया, वनस्पति में गजब के परिणाम मिले। फिर उसको हमने आइसोलेट, उसके अंदर से 21 औषधियों को डाल के उसके अंदर से गुड बैक्टीरियाज को आइसोलेट किया। उसका एक गौ कृपामृतम करके कल्चर बनाया, जो 7 दिन में ही किसानों का यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड्स बंद करवा देता है। आपके प्रश्नों को मैं अलग अलग एंगल से जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आधुनिकता के नाम पे उन्होंने यूरिया दिया, पेस्टिसाइड्स दिया, दुष्परिणाम हमारे सामने है कि कितनी बड़ी मात्रा में कैंसर और रोग और सभी खर्चे। देश का यूरिया और DAP और पेस्टिसाइड्स और सारे न्यूट्रिशन मिलके 14 से 15 लाख करोड़ का हर साल का खर्चा है। किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों में जाता है और 70% विदेश जाता है। इस प्रोडक्ट से वो सारा जीरो हो सकता है। और सबसे बड़ा किसानों का दर्द ये है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर वो छोड़ दिया तो। हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स तैयार किए कि 7 दिन में वो सारी चीज बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन कम नहीं होगा। केमिकल जितना लेना है तो इतना गोबर और ये गौ कृपामृतम डालिए, केमिकल से डबल। और कुछ कुछ क्षेत्र में जैसे गन्ना 30 टन की एवरेज है भारत की, 30 से 35 टन, हमने 110 टन लिया प्रति एकड़। तो केमिकल से 3 गुना तक लेके गए। और युवाओं को हमने जोड़ा गांव में, जो हमारे से दिल से जुड़े हुए, कि आप जो कृषि का कार्य कर रहे उत्तम कार्य है, स्वाभिमान से कहना है कि ये श्रेष्ठ कार्य है, बिल्कुल, और उनको सम्मान देना है।
तो वो युवा गांव में टिकना शुरू हो गया है कि उसको आर्थिक व्यवस्था मिली, उसको सम्मान मिला और उसको स्वास्थ्य भी मिला कि गौ आधारित कैसे स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकते उसका भी ज्ञान देने की हम प्रयत्न करते हैं। तो वो वहां पे टिक गया जो ऑलरेडी उसके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि गांव में से शहर में जाते 100 में से 1-2 जन खुश रहते, बाकी स्थिति गंभीर है। तो जमीन बिक जाती है, सब बिकता है। तो मेरे लिए बहुत महत्व का था कि वो हो जाए और साथ साथ में शहर के लोग भी इस आध्यात्म को समझे कि उत्तम खेती क्यों, क्योंकि किसान सबको खिलाता है। किसान जहां पर भी मिले उनको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। जो गाय वाले हैं उसको सम्मान देना चाहिए कि आपकी वजह से हम बाकी का जिंदगी दूध पी रहे, भोजन ले रहे। तो शहर वालों को वो हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको एम्पावर करो पूरा चुका के और रिस्पेक्ट देना। तो बस यही हमारे प्रयत्न रहते हैं। आज हम समाज में भी देखते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमरिस्टिक हो गए हैं। हमें प्रोडक्ट की चिंता है, जो हमारी थाली में आ रहा है उसकी चिंता है, मगर वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये सिर्फ अन्न या भोजन की ही बात नहीं, हर वस्तु के लिए आज हम ऐसे हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या हम वास्तविकता में लोगों को वापस जोड़ना चाहें तो उसके लिए क्या प्रयास करने की आवश्यकता है? इसके लिए मुझे स्पष्ट दिखता है कि बच्चा समस्या नहीं है। माता पिता और आचार्य और जिस पंथ से वो रिलेट करते हैं वो उनके गुरु सभी जिम्मेदार होते हैं। सभी एक फ्रीक्वेंसी में आकर के हमारी अगली युवा पीढ़ी को सही नॉलेज बांटे, पुराना बेज न छोड़े, नया मक्खन भी स्वीकार करे। ड्रिप है, कम पानी में कृषि होता है तो हमें स्वीकारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार बचपन से उनको समझाया जाए कि किसान क्या है, खेती क्या है, गौ माता क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारे हीरोज कौन होने चाहिए। हीरोज मतलब मेरा भाव है आदर्श व्यक्ति कौन होने चाहिए, जिन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, जिन्होंने पूरी सनातन परंपरा के लिए क्या किया, कैसे हमें वर्तन करना चाहिए दूसरे मनुष्य से। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि आपको जो पसंद नहीं है वो व्यवहार किसी के संग मत करो। तो बचपन से उसके अंदर होना चाहिए। आप चाहे कौन से भी बड़े या छोटे आर्थिक व्यवस्था से हो, लेकिन सामने सभी के अंदर ईश्वर है। मनुष्य हो, वनस्पति हो, या कोई पशु हो, या गौ माता हो। उस प्रकार जब व्यवहार करना सीख जाएगा बच्चा, उस बच्चे को दुनिया में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और बचपन से खुद के काम खुद करने की प्रैक्टिस, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बच्चा बनेगा, उसको दुनिया में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। भाई साहब, हमने हमारे गुरुकुल में देखा है 15 साल के बच्चे 15-15 गाय धो लेते। गोबर उठाना, कृषि का काम करना अभी उसके लिए गर्व का विषय, शर्म का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जब से बचपन से सिखाया गया कि ये है। सही ज्ञान देना वो हमारे सबका जिम्मेदारी बनता है। अगर हमने वो कर लिया कि उसके आदर्श कौन होने चाहिए, तो सिंपल सा बात बताओ कि कोई माता पिता बाजू में खड़े हैं और उसका बच्चा बाजू में खड़ा है। माता पिता बोलेंगे मैं यहाँ नहीं वहां हूं, झूठ बोलेंगे, तो बच्चा ड्यूअल पर्सनालिटी बनेगा कि मुझे झूठ भी बोल सकता हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो यहाँ 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 सबकी वाणी एक होनी चाहिए, भाव एक जाने चाहिए। जब ये होगा तो बच्चों में अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं यही विनती करता रहता हूं कि विविध पंथों के धर्माचार्य, उनके शिष्य, माता पिता और स्कूल के आचार्य, सभी लोग मिलके ये युवा धन को अगर टारगेट करें, 15-16 साल में हम देख सकते हैं कि विश्व गुरु कैसे बनता, सरलता से हो जाएगा। बिल्कुल। आज आप ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आए, आपके अनुभवों से भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, भारत में भी अनेक चीज़ों के अनुभव आपके हैं। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी आपका अनुभव हो वो भी आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करें। बहुत अच्छा अनुभव रहा ब्रह्मा कुमारीज में। हजारों साल की हमारी परंपरा में नारी शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। स्त्री शक्ति, मातृशक्ति, एक माँ 100 शिक्षक के बरोबर, मतलब सभी आयामों में। और दुर्गा माता, अम्बे माता से लेकर के हमारी सारी परंपराएं देखी जाए तो वो युग के अनुकूल जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था। तो मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि उन नारी शक्ति को वापस जिस प्रकार सम्मान दे करके और जिस प्रकार लीड कर रहे,
तो बिल्कुल ये सभी को सीखना चाहिए। और प्रेम सभी के अंदर हृदय से आना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए। तो बिना भेदभाव जो कार्य होना चाहिए वो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस प्रकार नारी शक्ति को वापस जिस सम्मान से जो कार्य हो रहा है, तो बिल्कुल वो हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद कह सकता हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके प्रति अगर आपके मन में कोई शुभ आशा है, कोई ऐसा संदेश या मैसेज आप देना चाहते हैं, हो सकता है आपने यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में कोई चीज़ देखी होगी जो आपको लगे कि हाँ ये अनुकरणीय है, ये यहाँ से व्यक्ति ले जा सकता है, सीख सकता है, अपने जीवन में इसका लाभ ले सकता है, ऐसी कोई चीज़ आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए भी लोगों के मन में क्या और वो कर सकते हैं, उसके बारे में भी कोई संदेश दें। बिल्कुल श्री भाई, बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो यहाँ से तो बिल्कुल मैं अभी जस्ट मिला ही हूँ सभी को। तो नारी शक्ति और प्रेम और सब प्रकृति के प्रति हमें जिस आदर भाव से कार्य करना चाहिए, तो सबको सीखना चाहिए। और मेरी तरफ से जो मेरा जो भाव है, हमें जो 17 साल में दिक्कत आई वो सारे R&Ds में या जो मूवमेंट करने में, वो किसी और ना आए, वो मेरी भावना है। तो हमने गौ कृपा अमृतम निर्मित किया है, वो पूरा निःशुल्क योजना होती, सिखाना, प्रशिक्षण देना, उसको देना, सारी प्रक्रिया। तो आपके माध्यम से मैं सबको विनती करूंगा कि आपके मूल वतन में जो भी किसान हैं, जो भी गाय का कार्य करना चाह रहे, तो बिल्कुल हम आपके साथ में हैं। ब्रह्मा कुमारीज में तो यहाँ पे बिल्कुल हम मिलके करेंगे कि भाई कैसे वो धरती माता, जिसमें 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया थे आज से 40 साल पहले, एक नए काम के कीटक को मारने के लिए दवाई मारी, काम के अब जो मर गए, वो धरती माता में कैसे वापस उनको भी जीवन मिले, वो हमारे पास है फॉर्मुलेशन, और वो हम निःशुल्क है पूरा सिस्टम। गाय को कैसे रखना, गाय का गोबर देख के पता चलना चाहिए कि उसका पाचन कैसा है। तीसरा आयाम खुद का स्वास्थ्य, 90 औषधियां हम लोग बनाते हैं, तो 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है। किस महीने में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो सारे फॉर्मुलेशन हमने तैयार किए। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, दूध को संपूर्ण आहार बोला है आयुर्वेद में, और किसी को नहीं बोला है। लेकिन दूध को किसी के साथ जमता ही नहीं है, कोई भी सब्जी के साथ नहीं, सिर्फ परवल, वो भी घी में बनी है तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठी मैंगो जो कैरी होती है, बाकी और किसी के साथ नहीं, आम के साथ में। तो दूध को हम सही तरीके से खाएंगे नहीं तो उसका लाभ मिलेगा ही नहीं। तो बड़े बड़े डिग्री धारकों को क्या खाना, कैसे खाना, वही पता नहीं है, नहीं पता है। तो ये सारा फॉर्मुलेशन हमने बहुत सरल भाषा में तैयार किया है। गांव के बहनें, 90% बहनों को मासिक धर्म के इश्यू है। सिंपल सा दुर्वा हर खेत में होती है, जो श्री गणेश भगवान को माथे पे चढ़ती है। वो दुर्वा 200 ग्राम लेके चटनी मिक्सी में बना के हर रोज खाली पेट पिए, 2 घंटा कुछ नहीं खाना। कैसे भी पुरुष स्त्री सबके हार्मोन इम्बैलेंस से होना ही होना है। ऐसे सरल सरल तरीके हमने तैयार किए हैं। तो पुस्तक हमारी गौ संस्कृति के नाम करके मैं आपको जरूर भेजता हूँ, उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आप देखिए। और आपके माध्यम से सबको मैं यही कहूंगा कि ये जो सारे संशोधन हमने करने का प्रयत्न किया है, रिसर्च जो वापस लाने का प्रयत्न किया है, वो बिल्कुल हम हृदयपूर्वक तन मन धन से आप सभी के संग है, और मिल के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का मक्खन लेके आगे बढ़ेंगे। मान्यता थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, मैं आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि सनातन परंपरा में बहुत प्रकार के पंथ है, सभी जगह से जाना तो एक ही जगह है। गणित लगेगा तो आपको और मुझे वैदिक गणित एक ही लगेगा, सभी विषय एक लगेंगे, शायद थोड़ा मान्यता का अलग हो सकता है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। तो क्यों ना एक दूसरे का मक्खन लेकर के, जो हजारों साल से भारत श्रेष्ठ रहा था, वो इसी प्रकार था कि कोई भी जगह से एक जगह पे जाना है और फिर भी साथ में मिलकर रहना है, और हम श्रेष्ठ जगह पे पहुंचे। और वो तभी संभव है जब हम पूरा पॉजिटिव माइंड रख करके, एक दूसरे का मक्खन लेकर के, एक दूसरे को भाई बंधु बहन समझ के अच्छे से मदद करें, मेहनत करें, तो पूरी दुनिया में प्रेम की भाषा को केंद्र में रखते हुए वापिस बहुत अच्छा जीवन और स्वर्ग यहीं पे बन जाएगा पृथ्वी। मैं समझता हूँ अगर बातचीत को हम यूं ही आगे बढ़ाएं तो ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पर मैं और चर्चा में आपसे विचार ले सकता हूँ, और मैं इस बात पे पूरा विश्वास रखता हूँ कि ऐसे अनेक सुंदर विचार आपके पास होंगे जिससे हमारे दर्शक भी लाभान्वित होंगे। मगर समय कहता है कि यहाँ पर विराम लेना होगा। अक्सर हम कहते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात है,
एक मुलाकात में सिर्फ ये एक मुलाकात न हो, भविष्य में भी मुलाकातें होती रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं, शुभ आशाएं हैं मेरी। अगर आज आप आए और आपने इतनी सहृदयता से, इतनी सरलता से इन सारे विषयों को, आपके मन के विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे लाभ दिया सबके साथ बात करने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे गोपाल जी से। जब हम देखते हैं कि आज संसार के हालतें क्या है, हम अपने इस विश्व को बदलने के प्रयास में हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो। हम साथ साथ ये भी प्रयास करते हैं कि सृष्टि फिर से वापस भरपूर वसुंधरा हो। जिस स्वर्ग की कल्पना मनुष्य करते आए हैं, जिस सुख की दुनिया की कामना हम सभी करते हैं, वो शायद सिर्फ एक व्यक्ति के सुखी होने से नहीं होगा। विश्व एक परिवार वसुदैव कुटुंबकम की भावना मनुष्य, प्राणिमात्र और प्रकृति के सभी के सामंजस्य से ही संभव है। जब सभी सुखी हों, तभी यह संसार स्वर्ग कहला सकता है। और गोपाल जी की बातों से ये लगा कि ये संभव है अगर हम सब प्रयास करें। आज की बातचीत में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।